नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ ईपीएफओ के लिए जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यहाँ पे हम लोग अभी तक 4-5 टेस्ट जो है देख चुके हैं। एक हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख चुके हैं। जो रियल टाइम का क्वेश्चन होता है 2021 में जो पेपर हुआ था वो हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है जो प्रश्न आए हुए हैं ये देख रहे थे। और इस क्रम में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक जो है यहाँ पे लेक्चर कवर किए थे जिसमें लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन से जितने आज तक प्रश्न आपके बने थे उसका हम लोग संपूर्ण जो है विश्लेषण किए थे जो आपका पिछला टेस्ट था। तो आज हम लोग इसी बुक से यानी आपका जो वाईसीटी पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन टाइम, इसी बुक से हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आपका लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल जो है रिलेशनशिप से जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। और आप सभी को पता ही है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल आते हैं। फैक्चुअल कहने का मतलब है कि फैक्ट यदि आपको याद है तो आप आंसर कर लेंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनाया जाता है, बहुत ही आपसे जो डेप्थ में ऐसा वास्ट कोई क्वेश्चन बनाया नहीं जाता है। तो ऐसे में जो है ये सेट प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये लगभग जो है देखेंगे तो 80 जो है 80 प्लस क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस है। तो आप लोग पैरेलली चाहें, अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग इसे अटेम्प्ट करें। यदि आप अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हैं तो मेरे साथ साथ जो है एक एक क्वेश्चन को सीखते जाएंगे। चलिए, तो जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो को देख लेंगे। चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे। जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली पीओफओ का एग्जाम जो भी लिखने वाले हैं, उनमें जरूर आप शेयर कर देंगे। एक दूसरे का मदद करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जैसे आपके लिए खड़ा हूँ, आप भी जो है ये अगर वीडियो लेक्चर शेयर कर देते हैं किसी को तो उनको जो है काफ़ी हेल्पफुल जो है ये साबित हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए। इसके अलावा पैरेलल यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि एनसीईआरटी जो है एक बैच हम लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो है यानी अगले साल आप अगर यूपीएससी मेंस लिखने का सोच रहे हैं, यानी यूपीएससी प्री और मेंस लिखने का, साथ साथ यूपीपीसीएस मेंस लिखने के बारे में सोच रहे हैं, या बीपीएससी के बारे में, आप बीपीएससी 69 के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस में यदि आप अपना फुल जो है सिलेक्शन कंप्लीट सिलेक्शन चाहते हैं तो बैच में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जाके आप लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे लगभग आपको अभी तक 9 लेक्चर जो है अपडेट हो चुका है। तो वहाँ पे आप चाहें तो जाके जुड़ के, और वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग भी आपको डेली दिया जाता है, तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। इसके अलावा पैरेलली एक आर का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लिंक मैं सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारा आपको हर एक चीज़ जो है डिस्क्राइब वे में मिल जाएगा। यहाँ पे यूपीपीसीएस से रिलेटेड हम लोग 30 प्लस टेस्ट देखे हैं, यूपीएससी का टेस्ट देखे हैं। तो उसमें भी जो सेक्शनल टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज, जो जीएस का टेस्ट है, आप चाहें तो जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर देंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे। साथ साथ पीडीएफ वगैरह अगर इसका चाहिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन कर लेंगे। दो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है यहाँ पे, एक नॉर्मल है और एक आपका दूसरा जो है एनसीईआरटी बैच के लिए है। तो यदि आप उस हिस्ट्री वाले एनसीईआरटी बैच में यदि अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे, और साथ साथ नॉर्मल जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल ही फैक्चुअल सा ये रहेगा अपना जो ये सेशन रहेगा। इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके सामने नहीं करेंगे, बिल्कुल जो क्वेश्चन होगा एज इट इज आंसर करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, भारत में जो है औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास कब हुआ? यहाँ पे है 18वीं शताब्दी है, 20वीं, 19वीं और 17वीं। तो यहाँ पे औद्योगिक विकास जो है भारत में 20वीं शताब्दी में जो देखने को मिलता है। अब इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1901 से लेके और 2000 के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नियोजक और नियोजित के मध्य हुए संघर्ष के बाद कुछ सिद्धांत विकसित हुए। ठीक है, और इसमें आपको जो है सही विकल्प चुनना है कि कौन सा जो है सही विकल्प होगा। पहला है, क्रमकार को एक संस्था बनाने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट है आपका त्रिपक्षीय समझौता वार्ता। अगला है, सेवा की शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक सौदेबाजी करने का क्रमकारों का अधिकार। और लास्ट है यहाँ पे, अहस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य की दिशा में परिवर्तन। ये जो है सारा यहाँ पे विचार उभर के आया। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 सारा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रमिकों के जो है आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति, त्रिपक्षीय श्रम नीति कब लाया गया? ये लाया गया आपका 1957 में। ये फैक्चुअल है, आप याद रखेंगे। त्रिपक्षीय जो श्रम नीति कब लाया गया? 1957 में। लेक्चर को जो है एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप और रिपीट कर लेंगे, आपको जो है डाटा याद हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो है त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री कौन थे? तो त्रिपक्षीय श्रम नीति अभी हम लोग देख लेते, 1957 में लाया गया, और उस समय श्रम मंत्री भारत के थे श्री बीबी गिरी। ठीक है, श्री बीबी गिरी थे। अगला देखिए,
जो त्रिपक्षीय आपका श्रम नीति ने बल दिया, किस चीज पे बल दिया? जो भी कर्मकार हैं, यानी जो भी आपका काम करने वाले लोग होते हैं, तो कर्मकार और प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, बिल्कुल बात सही है। कर्मकारों को शिक्षा के लिए भी, कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए, तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये त्रिपक्षीय श्रम नीति इसी के लिए था, यहाँ पे नाम ही है इसका त्रिपक्षीय। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी बनेगा, उपयुक्त सभी। अगला जो है प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। उद्योग में जो है अनुशासन संहिता के प्रयोग को कब स्वीकारा गया था, ये पूछा जा रहा है। ये 16वें जो है श्रम सम्मेलन 1958 में, याद रखेंगे 1958 में जो 16वें जो है श्रम सम्मेलन हो रहा था, उसी में उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। बोनस भुगतान अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? बोनस भुगतान अधिनियम जो है संसद में 1965 में पारित किया गया था। तो 1965 में जो है बोनस भुगतान अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला है उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई है। उद्योगों के अनुशासन संहिता में किस चीज की व्यवस्था की गई है? कर्मकारों की नियुक्ति प्रक्रिया की, कर्मकारों की छटनी प्रक्रिया की, बगैर सूचना दिए हड़ताल या तालाबंदी न करें, ऐसा बात कहा गया है। अब देखिए, उद्योग धंधा जो भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें जो है कुछ अनुशासन तो होना चाहिए, ठीक है। तो बिना आप जो है सूचना दिए हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न है, भारतीय जो है श्रम नीति के मुख्य अवयव हैं। श्रम नीति के मुख्य अवयव क्या क्या हो जाएंगे? जो श्रम नीति बनाया गया है, न्याय न दिए जाने पे कर्मकारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार देता है, बिल्कुल बात सही है। अगर न्याय नहीं होगा तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी और ऐच्छिक विभाजन को भी प्रोत्साहन देना, ये भी सही हो जाएगा। उचित मजदूरी मानदंडों और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये भी हो जाएगा। कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। तो श्रम नीति में ये सारा ही बातें रखी गई है आपको। तो श्रम नीति जो है इन सब ले के काम करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी, 1 2 3 4। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण का अर्थ जो है किसके विकास से है? तो औद्योगिकरण का अर्थ है कारखानों का विकास से है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है। किसी भी देश में श्रम विधान आधारित होना चाहिए। श्रम विधान सामाजिक न्याय और सामाजिक समता, तो दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रम विधान जो भी बनता है, श्रम कानून, तो ऐसा बनना चाहिए जो सामाजिक न्याय भी मिल सके और सामाजिक जो है समता भी रखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, क्रमकार जो है प्रतिकार अधिनियम पारित किया गया था। क्रमकार प्रतिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1923 में, ठीक है, 1923 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, क्रमकार जो है प्रतिकार अधिनियम 1923 के पारित होने से पहले किसी जो है क्रमकार को उसके नियोजक के अनुक्रम में प्रतिकर नहीं दिया जाता था। तो किस स्थिति में नहीं दिया जाता था? तो दुर्घटना की स्थिति में उनको नहीं दिया जाता था प्रतिकर, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एक तरफ कौन है आपका? इंडस्ट्री है, उद्योग वाले लोग हैं, ठीक है। तो उद्योग में एक अपना मैनेजमेंट भी होता है और एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। इन्हीं दो के बीच जो है सारी यहाँ पे जो है आपसे प्रश्न जो है बनाए जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक न्याय सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण है। तो सामाजिक जो है न्याय पे सिद्धांत पे पहला देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, सारा कुछ ही हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है कारखाना अधिनियम लाया गया, न्यूनतम मजदूरी के लिए अधिनियम लाया गया, मजदूरी भुगतान, ये सब जो है इससे सामाजिक न्याय ही होगा। समाज में जो है कोई उद्योग वर्ग जो है किसी मजदूर वर्ग का क्या होगा? शोषण नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है तथ्यात्मक आपको नॉलेज दे दिया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक लोग लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक सुरक्षा उपायों का महत्व क्या है? तो पहला यहाँ पे दिया है, लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये सामाजिक सुरक्षा, बात सही है। जो भी कर्मकार हैं इस योग बनाते हैं कि वो अपने काम और कौशल को अधिक सक्षम हो सके, तो दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, सामाजिक बीमाकरण के मानदंड का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये सामाजिक बीमाकरण के मानदंड स्टैंडर्ड्स को जो है डिसाइड करने का काम किसके द्वारा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर्वदेशिक रूप से स्वीकृत बुनियादी सिद्धांत और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकृत जो है प्रदान की गई है। इनको जो है स्वीकृति प्रदान की गई है सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 90 आपको 52 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? जुलाई 1924 में। देखिए अधिनियम जो है आपको पहले आ जाता है, लागू जो है होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे 1924 में लागू किया गया है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 भारत के किस राज्य में नहीं लागू है? ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में आपको नहीं लागू है। अगला प्रश्न देखिए, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है तो उद्योगों के कर्मचारियों पे लागू होता है, किसके? किसी भी उद्योग के कर्मचारियों पे लागू होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कथन है और कारण है और इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो क्रमकार प्रतिकार अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत क्षति की दिशा में प्रतिकर जो है देना है। तो जब व्यक्तिगत क्षति हो जाए, दुर्घटना वगैरह हो जाए तो उनको प्रतिकर देना है। ये बात क्या है आपका सही है। यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर दिया जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलता है। बिल्कुल वही जो आपका मुआवजा दिया जाता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो 1923 से पहले ये नहीं दिया जाता था। ठीक है, दोनों ही सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ये भी कथन कारण ही है, देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। पहला स्टेटमेंट देखिए, सभी कर्मचारियों पर जो है आपको लागू नहीं होता है। रीजन देखिए, अधिनियम एवं कर्मचारी को जो है ऐसी दुर्घटना से होने वाली क्षतियों का संरक्षण प्रदान करता है जो उसके नियोजक के कारण और नियोजक क्रम में घटित हुई है। यहाँ पे ये गलत है, आर जो है सही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में ध्यान देंगे। पूछा गया आपसे, कर्मकार के नातेदारों में से किसे प्रथम श्रेणी का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? ठीक है, तो देखिए, विधवा, अवयस्क, धर्मज, दत्तक पुत्र पुत्री या विधवा माता, इन लोगों को जो है ये आपको जो भी मुआवजा वगैरह होता है इसमें इनका प्रथम अधिकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया 24। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कर्मचारी की मृत्यु के बाद तृतीय श्रेणी के आश्रितों में सम्मिलित किसको किया जाता है? माता पिता, जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है, तो ये सही हो जाएगा। अवयस्क भाई हो, अविवाहित बहन, विधवा बहन यदि वह अवयस्क हो, इनको भी शामिल किया जाता है। विधवा जो है पुत्र वधू या पूर्व जो है मृत जो है पुत्र का अवयस्क संतान, अवयस्क दत्तक पुत्र और अविवाहित जो है दत्तक पुत्री, इन सभी को जो है तृतीय श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, बाकी प्रायोरिटी जो है प्रथम श्रेणी को दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कथन और कारण है, यहाँ बताना है कौन सा आपको सही है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, दूसरी श्रेणी में एक ऐसा पुत्र या पुत्री सम्मिलित है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं किंतु जो आपका शिथिलांग हो गए हैं, तो इनको द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। ये क्या है सही है आपका। उसे उस कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पे पूर्णतः आश्रित भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ही सही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए, द्वितीय श्रेणी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, किसी न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर दोनों भाइयों को समान माना जाता है, किस न्यायालय में? ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, क्रमकार प्रतिकार जो है अधिनियम 2000 जो संशोधन किया गया है द्वारा क्रमकार का परिभाषा में यह खंड समाप्त कर दिया गया। कौन सा? आकस्मिक प्रकृति, संविदा, निश्चित प्रकृति और ऐतिहासिक। तो आकस्मिक जो है समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। कथन और कारण है, यहाँ बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। देखिए
पूछा गया है यहाँ पे आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ है संयोगवश नियोजन या अनिश्चित काल समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थितियों में नियोजन। आकस्मिक प्रकृति का ही मतलब है, सही है। यह एक ऐसा नियोजन है जो अवसर पे निर्भर करता है। इस संबंध में नियोजन में नियुक्ति करने का कोई संविदा नहीं रहता है। दोनों ही सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक सेट प्रैक्टिस है आपके लिए ये। देखिए ठीक है, चलिए। पहला है कि यदि जो है कर्मकार किसी दुर्घटना में हुई क्षति के परिणाम स्वरूप किसी ऐसी शारीरिक जो है खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे कि वह उस कर्मकार को काम करने की शारीरिक क्षमता में तो कमी नहीं आती है, परंतु वह क्षति उसे पूर्व की अपेक्षा बाजार में नियोजक पाने के युक्ति संगत के रूप में कुप्रभाव डालती है। ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। देखिए जो भी काम वगैरह करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कुछ अंग वगैरह उनका क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। उस समय कर्मकार पूर्ण निःशक्त माना जाता है, पूर्ण निःशक्त नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये क्या है, सही है। यहाँ पे आर जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। पूछा गया है यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप जो है सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन करके परिवार पेंशन निधि स्थान पे पेंशन निधि कर दिया गया। जिसको 1996 में कर दिया गया। ठीक है, पहले जो कर्मचारी भविष्य निधि था, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप जो है संबद्ध जो है बीमा निधि अधिनियम 1952 को जो है ये 1996 में फिर से संशोधन करके और परिवार पेंशन निधि का स्थान पे पेंशन निधि इसको कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपको कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप जो है सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 भारत के किस राज्य में नहीं लागू हुआ है। ये भारत के किस राज्य में नहीं लागू है, तो अभी हम लोग देखे थे, ये जम्मू कश्मीर ही यहाँ पे बनेगा। अगला देखिए कथन कारण दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उद्देश्य कारखानों और अन्य संस्थान स्थापनों जो भी संस्थापन है उसमें कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप संबद्ध बीमा निधि संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल इसका उद्देश्य है कर्मचारी भविष्य निधि का कि ये क्या करे, आपको जो भी कारखाने या अन्य संस्थान जो भी कर्मचारी हैं उनके भविष्य के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि सबका संबंधित उपबंध करे। दूसरा देखिए, नियोजक का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने कारखाने या संस्थापन में नियोजित कर्मकारों के लिए भविष्य निधि योजना का सूत्रपात करे। तो आप नाम सुने होंगे पीएफ का। ठीक है, पीएफ वगैरह जो है कंपनी में जो है जो भी काम करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनका सैलरी जो है कम होता है, तो उनके लिए जो है ये आपका नियोजक भी उसमें योगदान करता है कुछ, और कुछ गवर्नमेंट जो है योगदान करती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। इस तरह से यहाँ से 32 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए आर सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1956 कम से कम कितने व्यक्ति के नियोजित कारखानों पर लागू होता है। ये कम से कम जहां 20 व्यक्ति होंगे वहीं ये आपको नियम लागू होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा जा रहा है इस अधिनियम को जो कर्मचारी आपका, देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न को कंटिन्यू किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो है इसको कब से चाय, कहवा, रबर, इलायची और पीपर के बगानों में आपको नियोजित कर्मकारी पे भी लागू कर दिया गया। इसको जो है 1957 से आपको लागू कर दिया गया, 30 अप्रैल 1957 से। अगला प्रश्न देखिए। अनुचित उद्योग में किसी कारखाने में इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में किन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। देखिए, ऐसे किसी अधिष्ठान में 20 से कम व्यक्ति नियोजित किए गए हों। दूसरा, उस परिसर में किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही है जिसमें उस कारखाने का परिसर भी सम्मिलित हो जाए, व्यक्ति द्वारा बगैर शक्ति चलित हो। दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, किसी जो है स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार का जो है तात्पर्य क्या है। केंद्रीय सरकार का पूछा जा रहा है। देखिए, पहला, ऐसा स्थापन से जो केंद्रीय सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो। कोई ऐसा स्थापन जो नियंत्रित उद्योग से हो। ऐसे स्थापन संबंध जिसके विभिन्न विभाग या शाखाएं एक से अधिक आपको राज्य में हो। ये सारा ही स्टेटमेंट इसके लिए सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। 37 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे
इसी स्थापन में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 को लागू किए जाने के संबंध में किन शर्तों को पूरा जो है होना आवश्यक है? तो स्थापन को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिसे अनुसूची 1 में विहित किया गया हो। कम से कम 20 व्यक्ति या उस स्थापन में नियोजित हो, तो अभी हम लोग कंडीशन देखे हैं कि कम से कम 20 व्यक्ति होना चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे स्थापन में जहाँ से अधिक लोग नियोजक हो और स्थापन के समय 3 वर्ष और जिनमें 10 से 50 के बीच कर्मचारी नियोजित हो, स्थापना के 5 वर्ष बीत चुके हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। डी में है 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक नियोजन अधिनियम कब पास किया गया था? स्थायी आदेश। औद्योगिक नियोजन अधिनियम जो है ये 1946 में आप ये बनाया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ, औद्योगिक नियोजक जो है अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम से आविर्त होने वाले सभी नियोजकों के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी औद्योगिक जो है नियोजन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला देखिए, अपने अधिक नियोजकों की शर्तें और सेवा दशाओं में निश्चित करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको सही है। अगला है, शर्तों और सेवा दशाओं की जानकारी कर्मकारों को भी करा देनी चाहिए जिनके अंतर्गत उनको नियोजन प्रदान किया गया है। औद्योगिक नियोजन में इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अपने अधिक नियोजक की शर्तों और सेवा दशाओं में सुनिश्चित करें। शर्त और सेवा दशाओं की जानकारी कर्मकारों को भी करा देनी चाहिए जिनके अंतर्गत नियोजक प्रदान किया गया है। दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? सी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 40, बिल्कुल ही फैक्चुअल ये सब चीजें हैं। औद्योगिक नियोजन जो है स्थायी आदेश अधिनियम किस प्रकार औद्योगिक संस्थापनों में लागू है? जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत संघ कहीं भी स्थित है, सारा जगह लागू है। बात सही है, याद रखेंगे औद्योगिक नियोजन जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पे लागू है। जिनमें 100 या अधिक कर्मकारों को नियोजित किया गया हो, जिनमें कि पूर्ववर्ती 12 महीने से किसी भी दिन 100 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। सारा ही सही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम का परिवर्तन निम्नलिखित में से निम्नलिखित संस्थापनों में नहीं किया गया है। ठीक है, कोई एक ऐसा उद्योग जिसके संबंध में बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 के अध्याय 7 के उपबंध लागू होते हैं। नेक्स्ट, कोई ऐसा औद्योगिक जो है संस्थापन जिसके संबंध में मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 उपबंध लागू होते हैं। ये यहाँ पे जो है पूछा था कि संस्थापनों में नहीं किया जाता है, दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थापनों के नियोजन में जिनमें औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू है, यह अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है? वह अस्थायी आदेश तैयार करे, प्रवाचन अधिकारी के समक्ष जो है प्रमाणीकरण हेतु जो है समर्पित करें। प्रवाचन अधिकारी जो है साधारणतः श्रम आयुक्त जो है हुआ करता है। यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएगा, प्रयुक्त आपका सभी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये पूछा गया है, उपरोक्त में से चुनाव करके आपको बता। ठीक है, देखिए पहला, अधिनियम के अधीन जो क्रमकार होता है कि परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में पर्यवेक्षीय जो है प्रविधिक व्यक्ति अंतर्विष्ट माना जाता है। सही है, प्रमाणनकर्ता अधिकारी अस्थायी आदेशों के प्रलेख में कुछ बड़ी जो है घटी परिवर्तन कर सकता है। और अगला है आपको, समान औद्योगिक संस्थापनों में नियोजक जो है संयुक्त स्थायी आदेशों का प्रलेख भी समर्पित कर सकता है। सारा ही यहाँ पे सही है, ऑप्शन क्या बनेगा? डी बन जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक जो है नियोजन अधिनियम 1946 अनिवार्य तथ्य नहीं है। इसका कौन सा अनिवार्य तथ्य नहीं है? औद्योगिक जो है नियोजन अधिनियम 1946 का, यह नियम ऐसे औद्योगिक जो है संस्थापनों पर लागू नहीं होता है जहाँ की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित है। यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बन जाएगा, के लिए अनिवार्य तथ्य नहीं है। ठीक है, 100 या 100 से अधिक कर्मचारी ही नियोजित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है किसे जो है प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में माना जाता है? एक कोई श्रम आयुक्त हो या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त हो, दोनों को ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, लोक जो है उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग के रूप में निम्न परिस्थितियों में हड़ताल पे नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है असत्य है? हड़ताल करने से पहले 6 सप्ताह के नोटिस नियोजन को दे दिया बिना, ऐसी सूचना दिए बिना के 14 दिन के अंदर दिए जाने के, ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन के बाद। यहाँ पे असत्य ढूंढना था, तो यही क्या हो जाएगा आपको?
सी हो जाएगा, बाकी यहाँ पर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, वे कौन सी जो है आपको परिस्थितियां हैं जिनमें नियोजक एक आपको लोक उपयोगिता संचालित कर रहा है और अपने कर्मकारों में से किसी प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा। कारखाना जो है बंदी के आपके 6 सप्ताह पूर्व कारखाना बंदी की नोटिस दिए बिना, नोटिस जो है देने के 14 दिन के अंदर, नोटिस में उल्लेखित कारखाना बंदी की तारीख बीतने के पूर्व। तो यहाँ पे आपको बोला था कि इसके प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, सारा कुछ ही इसमें आ जाएगा। वह धारा बताइए जिसके अंतर्गत बिना पूर्व नोटिस के तालाबंदी को अवैध माना जाएगा। तो धारा क्या है, 24 है। बिना आपको जो है पूर्व नोटिस के तालाबंदी को अवैध मान लिया जाएगा, ऐसा धारा 24 में बात लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नियोजक हड़ताल या कारखाना बंदी की सूचना लिखित अधिकारी को देना अनिवार्य है उस दिन जिस दिन हड़ताल की घोषणा की गई हो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 सन और कारण है। और हड़ताल की कोई नोटिस जहां आवश्यक नहीं, जहां से लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही कारखाना बंदी अस्तित्व में है। ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। कारखाना बंदी की नोटिस वहां आवश्यक नहीं होगी जहां की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही कारखाना बंदी अस्तित्व में है। यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट सही, कोई लिंक नहीं। यहाँ पे ये यार दोनों सही है, बता रही का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए 51। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, किसी व्यक्ति को दायित्वधीन मानने के लिए किन बातों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। हड़ताल एक ऐसी प्रतिष्ठान में की गई थी जो अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत एक लोक उपयोगिता सेवा संचालन कर रहा है। नेक्स्ट है, वह हड़ताल जो है कर्मकारों को सेवा संविदा के भंग के स्वरूप घटित की गई थी। यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे देखिए अगला है आपको, नोटिस देने के बाद यह नोटिस देने के बाद यह 14 दिन की न्यूनतम अवधि जिसके भीतर कर्मकार को हड़ताल पे जाने से निषेधित कर दिया गया, एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पीछे की मंशा नियोजक को कुछ समय कर्मकारों की मांग पर विचार करने के लिए देना है। सरकार को श्रम विभाग को इस बात की सूचना कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे, ये उसका जो है मंशा होता है। ऑप्शन सी बनेगा, दोनों देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, इस मामले में न्यायालय ने यह जो है अभिमत व्यक्त किया था कि संविदा भंग करने का तात्पर्य सेवा की शर्तों को करने से नहीं है। ये आपको मामला था बिहार राज्य बनाम देवदर झा। ठीक है, देखिए 54 देख ले, यदि हड़ताल अवैध है तो उसके उचित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और लोको उपयोगी सेवा में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल की अवधि की मजदूरी पाने का हकदार तब तक नहीं होंगे जब तक कि वो सिद्ध नहीं कर देते कि हड़ताल वैध और उचित थी। उक्त निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में दिया गया था। यदि देखिए हड़ताल वैध होगा, आपका जो है यहाँ पे मजदूरी वगैरह का आप हकदार नहीं होंगे। और ऐसा बोला गया था आपको, AN जो है, जेड जो है ग्रीडलैंड बैंक बनाम SN खत्री और अन्य के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही रहेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है आप देखिए, धारा जो 24(1) है के अनुसार हड़ताल या कारखाना बंदी निम्न परिस्थितियों में अवैध होगी। ठीक है, किन परिस्थितियों में अवैध हो ये बताना है। पहले देखिए, लोक उपयोगिता सेवा में उसका प्रारंभ या घोषित किए जाने धारा 22 का खंडन करता हो, सही हो जाएगा। उसका प्रारंभ किया जाना 23 का खंडन न करता हो। नेक्स्ट देखिए, धारा 10(3) और धारा 10(क) के उपधारा 4(क) के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा दिए जाने का आदेश निरंतरित खंडन करता हो। यहाँ पे जो है 1 और 3 ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, धारा 24(3) के अनुसार अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप घोषित की गई कारखाना बंदी या अवैध कारखाना बंदी के परिणाम स्वरूप घोषित की गई हड़ताल मानी जाएगी। ठीक है, वैध मानी जाएगी। देखिए क्वेश्चन बताया गया कि बताइए सही इसमें सही। एक लोक उपयोगिता सेवा में की गई हड़ताल जो स्पष्ट अवैध है, इस समय न्यायोचित कैसे
कही जाएगी। विधि में अवैध हड़ताल का ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है जो कि एक ओर न्यायोचित हो और दूसरी ओर आपका अन्याययुक्त हो। दोनों ही सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए और आर सही है। ये एक्सप्लेन कर रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1947 में। औद्योगिक विवाद 40 में। आप अगला प्रश्न है, वह स्थिति जहां संविदा अथवा अस्थायी आदेश अथवा सेवा के नियम या परिनियम हड़ताल की अवधि में कामगार को मजदूरी का भुगतान किए जाने के समय में मौन है, वहां कार्य की अनुपस्थिति रहने पर प्रबंधक को मजदूरी में कटौती करने का अधिकार है, चाहे हड़ताल वैध हो या अवैध हो। ठीक है, दोनों कटौती का अधिकार है। ऑप्शन सी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, जब कभी भी किसी कर्मचारी के विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई की जाती है इस आधार पे कि अवैध हड़ताल में भाग लिया है और कार्य पे उपस्थित नहीं रहा, तो यह आवश्यक है कि इस कार्रवाई के पूर्व उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। न्यायालय ने यह निर्णय जो है किस बाद में दिया था? शिवशंकर अथवा अन्य जो है बनाम भारत सरकार में यहाँ दिया गया था। एक्सप्लेनेशन का हक है। राजकीय सेवक का हड़ताल पे जाने का अधिकार व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों के अधिकारों से भी दोनों जो है अलग अलग है, ये बात सही है। कतिपय ऐसा नियम अस्तित्व में है जो राजकीय कर्मचारी को हड़ताल पे जाने का प्रतिनिधित्व करता है। राजकीय कर्मचारी देखिएगा जनरली हड़ताल जो हर एक परिस्थिति, ऑप्शन ये बनेगा। अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर के अवैध हड़ताल या कारखाना बंदी को प्रत्यक्ष बढ़ावा देता है या उसका समर्थन करने में धन का व्यय या प्रयोग नहीं करेगा। का कौन सा अनिवार्य तथ्य नहीं है? धन का व्यय करना या लगाना, ये अवैध जो है हड़ताल की प्रोत्साहन धन का व्यय करना है लगाना, हड़ताल या कारखाना बंदी यथार्थ वैध हो। ठीक है, यही हो जाएगा आपका अनिवार्य तथ्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या, भारत में व्यवसाय संघों के विकास का प्रारंभ कब हुआ? ये 1890 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन नाम से देश में सर्वप्रथम कर्मकार का एक संघ बम्बई में गठित किया गया था। क्या नाम था? बम्बई मिल। इस एसोसिएशन का गठन जो है कब किया गया था? आपको 1809। तीन थोड़ा सा, चलिए ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया आपको, भारत में आपको व्यवसाय संघ आंदोलन की प्रगति देश की स्वतंत्रता के पूर्व बहुत संतोषजनक थी। यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको नहीं, ऑप्शन आपको ऑप्शन का सेकेंड, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय इस दिशा में अत्यंत महत्व रहा था। भारत में व्यवसाय संघ की प्रगति देश में स्वतंत्रता के पूर्व पूर्व बहुत संतोषजनक थी, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? आर जो है सही है, ये यहाँ पे गलत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 66, भारत में रॉयल कमीशन का गठन किस प्रकार की समस्या के लिए किया गया था? रॉयल कमीशन का गठन जो है श्रमिकों की समस्या के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, पूछा गया है कि व्यवसाय संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में आपका व्यवसाय संघ अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, व्यवसाय विवाद से निम्नलिखित के बीच कौन सा विवाद अभिप्रेरित है? नियोजक और कर्मकारों जो है कर्मकार हैं उनके बीच, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, नियोजक और नियोजकों के बीच। तो व्यवसाय विवाद जो है सारा लोग से ही हो सकता है, नियोजक नियोजक में हो सकता है, कर्मकार कर्म नियोजक कर्मकार में। यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी है आपका। अगला देखिए, अगला प्रश्न है उपरोक्त में से जो है कौन सही है, आपको ये बताना है। किसी व्यवसाय विवाद का संबंध निम्नलिखित में से होना चाहिए। व्यवसाय विवाद की बात हो रही है, नियोजकों से होना चाहिए, हो सकता है अनियोजकों से, नियोजक की शर्तों से, श्रमिकों की दशाओं से, सारे कंडीशन में हो सकता है। ऑप्शन डी बनेगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है।
सामूहिक सौदेबाजी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा सामूहिक अनुबंधों की बात स्वीकार की गई थी। ये सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत जो है इस समय आपको दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71। अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो केंद्रीय सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि की प्रस्थापना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना तैयार करे? ये जो है धारा 5 है। धारा 5 क्या बताती है आपको? कि केंद्र सरकार जो है प्राधिकृत करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि की प्रस्थापना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि तैयार किया जाए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 72। अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को भिन्न भिन्न शक्तियां दी गई है। पहला है एक योजना तैयार करने का। दूसरा इस बात का उल्लेख करना कि योजना किन जो है कारखानों पे आपको लागू होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपको केवल ए, और डी में है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिनेमा क्रमकार, सिनेमा में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, सिनेमा थिएटर क्रमकार। अधिनियम 1981 लागू होने की तिथि क्या थी? इसके बाद ही होगी, तो 1981 के बाद आपका ये हो जाएगा 1984, 1/10/1984। अगला देखिए, 30 अप्रैल 1986 को एक अधिसूचना जारी करके भविष्य निधि योजना को कब से सिनेमा थिएटरों में काम करने वाले पे लागू किया गया? सिनेमा थिएटर पे अभी हम लोग देखे तो 1984 में जो है लागू किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा कथन इसमें सही है बताना है आपको। कर्मचारी के अंशदान के भुगतान का नियोजन का दायित्व तो केवल वर्तमान में रहता है। उस उसकी दशा में वह उनके अंशदान को उसकी मजदूरी को काट सकता है और उसी अवधि तक अंशदान वह स्वयं भी कर सकता है। दोनों ही यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, केंद्रीय सरकार एक गजट अधिसूचना के द्वारा उन राज्यों के क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम विस्तारित है, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय बोर्ड गठित कर सकती है। इस बोर्ड के सदस्य के रूप में कौन से व्यक्ति होंगे? तो इसमें जो है देखेंगे तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी। केंद्रीय भविष्य निधि के आयुक्त पदेन केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारियों से नियुक्त करने के लिए किए गए अधिक से अधिक 5 व्यक्ति। सारा ही सही है, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1948 में। आगे देखिए, अगला है आपका यहाँ पे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी शक्तियों का किसी अन्य द्वारा प्रत्यायोजन किन दशाओं में कर सकता है? जिसे वो निगम द्वारा जो है किया जाना चाहिए। निगम की किसी भी पदाधिकारी या अधीनस्थ पदाधिकारी के नाम ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन भी किया जा सकता है। सारा ही सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूनतम मजदूरी जो है अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर्मकारों का कल्याण को सुरक्षित करना, कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी दरें जो है नियत कर देना, कर्मकारों का शोषण को रोकना। बिल्कुल सही है, न्यूनतम मजदूरी बनाने के सब तत्पर है, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 81 देखिए, चलिए मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केंद्रीय सरकार किस प्रकार की नियोजकों में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करती है? यानी मजदूरी का न्यूनतम दर कहाँ निर्धारित किया जाता है, पूछा जा रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा उसके प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाने वाले, देखिए केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो भी उसके अधिकार के अंतर्गत जो है फैक्ट्री कंपनी चलाया जा रहा है वहाँ किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए गए नियोजकों में, किसी खान तेल क्षेत्र या आपको महापत्तनम के संबंध में, किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित निगम में, सारा ही कुछ हो सकता है। ये सारा वर्कर का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मकार का मतलब आपका वर्कर है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखिए, कथन और कारण है, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने में इस बात का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो नियोजक मजदूरी अदा करने में समर्थ रखता है या नहीं रखता है। देखिए, पहला तो गलत है ये। न्यूनतम मजदूरी में तो
आयोजक का नहीं, नियोजक का नहीं, कंपनी का मालिक का नहीं, वहाँ पे मजदूरों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, आप समर्थ अगर नहीं रखते हैं तो आप कंपनी नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी का शोषण तो आप नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य यह मानता है कि प्रत्येक नियोजक को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। ये बात क्या है, सही है। बनाने का तात्पर्य यही है। ठीक है, किसी का शोषण नहीं हो सके, ये गलत है, आर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्या पूछा गया है। न्यूनतम मजदूरी की दरों के संबंध में यह अधिनियम निम्नलिखित व्यवस्थाएं करता है, इनमें क्या जो है सत्य नहीं है, आपको बताना है। केवल कर्मकारों के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित हो जाना, कर्मकारों के साथ उनके और उनके परिवार का भरण पोषण होना चाहिए, कर्मकारों के रूप में उनकी क्षमता का पोषण हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा जो है मिनिमम वेजेज होना चाहिए, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और उनकी क्षमता के अनुसार उनका पोषण भी हो सके। ये आपका ये तो सही है, यहाँ पे गलत बताना था तो ऑप्शन ही हो जाएगा। केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पे कथन कारण दिया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कतिपय नियोजकों में, जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने हेतु अधिनियम किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रावधान सरकारी समिति कर्मचारियों पर जो है लागू होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सरकारी जो है समिति कर्मचारियों पर लागू होंगे। इनमें से आपको कौन सही होगा। इसमें पहला तो गलत था, सॉरी दूसरा गलत था, पहला सही था। केवल वो सरकारी जो है कंपनियों पे जो है लागू नहीं होगा। ध्यान देंगे ऑप्शन को एक बार। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या था, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रावधान सरकारी समिति के कर्मचारियों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी जो है समिति के कर्मचारी पर केवल लागू होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका 1 मिनट, अभी कुछ प्रश्न और हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85, किस वर्ष जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पे एक ड्राफ्ट जो है कन्वेंशन स्वीकार किया गया था। न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पे एक ड्राफ्ट कन्वेंशन स्वीकार किया गया था 1928 में। यार 1 मिनट। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरियों के निम्न दरों नियत करने जाने का उपबंध है। इनमें से क्या आपको सत्य नहीं है, ये बताना है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरियों के निम्न दरें नियत करने जाने का उपबंध है, इसमें क्या सत्य नहीं। अधिकतम अवधि दर, न्यूनतम मूल्य दर, प्रतिविध, ये तो सब सही है, लेकिन अधिकतम अवधि दर इसमें नहीं होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। ये जो न्यूनतम अधिनियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, न्यूनतम मजदूरी के लिए, इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों को न्यूनतम दरों में क्या नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। मजदूरियों का अधिकतम जो है दर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88, यह अधिनियम समुचित सरकार को किस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करता है। प्रतिदिन के काम के घंटों की संख्या का नियत कर, ये तो सही रहेगा। साप्ताहिक छुट्टी का व्यवस्था भी होना चाहिए। अतिकाल मजदूरी को भुगतान की व्यवस्था न करें। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ यहाँ पे इसका जो है नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है, संपूर्ण भारत में है, आप सभी को पता ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ कथन कारण है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है। न्यूनतम मजदूरी शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं जो है दी गई है। ऐसा कुछ परिभाषा उसका नहीं दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी इतना रखा जाए। ये जो है समय समय पर रिफॉर्म भी किया जाता है। ठीक है, देश भर में सभी उद्योगों के लिए एक सामान्य मजदूरी को जो है नियत किया जाना संभव है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, आर एक का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। इस तरह से फिनिश हुआ आपका 90 क्वेश्चन का एक जो है सिंपल सा एक थॉट था, सेट था। इसको एक दो बार आप रिपीट करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, अगला फिर हम लोग इसका टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम देख रहे हैं और भी अगर आपको कोई बेस्ट टेस्ट मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे जो है कराने का प्रयास करूँगा। बाकी आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक जो है लेक्चर को आप पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, ये सब फैक्ट हो सकता है, इसमें 2 4 5 क्वेश्चन भी आपको अगर एग्जाम में मदद मिलेगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी जो है अच्छा भूमिका निभा सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।